मुंबई की सड़कें भी उस नाम को पहचानती थी। हर मोड़, हर चौराहा, हर चौपाटी एक ही आवाज की गूंज होती थी, बाला साहेब ठाकरे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, मराठी मानुष के हक की गूंज, एक ललकार जो सत्ता को सीधी चुनौती देती थी। ठाकरे की आंखों में जो देखता उसकी हिम्मत कांप जाती थी। उनके शब्दों में तलवार की धार थी और उनके इशारों में भीड़ का तूफान। नेता भी उनसे डरते थे, माफिया भी, अफसर भी जब सामने खड़े होते थे तो उनकी गर्दन झुक जाती थी। शिवसेना भवन का दरवाजा खुलता और मानो पूरे मुंबई की धड़कनें थम जाती थी। पर उस दिन कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था, दूर से, बहुत दूर से। दुबई की एक अंधेरी हवेली में एक आदमी बालकनी पर बैठा था। उसके सामने एक बुलेटिन बज रहा था। ठाकरे ने आज सरकार को चेतावनी दी। उसने टीवी बंद किया, सिगरेट सुलगाई और मुस्कुरा दिया। दाऊद इब्राहिम, उसकी आंखों में एक खेल चल रहा था, शतरंज का। राजा मारना था, लेकिन सीधा नहीं, चाल शातिर होनी चाहिए, और उस चाल का प्यादा था अबू सलेम। 1993 की मुंबई इतिहास की सबसे काली रातों में डूबी हुई थी। दंगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच जो दीवार खड़ी की थी वो अब खून से रंगी हुई थी। बम धमाकों ने उस दीवार को और ऊंचा कर दिया था। एक के बाद एक धमाके हुए। लोकल ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में 250 से ज्यादा मौतें और हजारों घायल। एक शहर जो भागता था अब सहमा हुआ खड़ा था। इन्हीं धमाकों के बाद शहर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। सरकारें गूंगी हो गईं, पुलिस डरी हुई थी और अंडरवर्ल्ड खुलकर खेल में उतर आया था। यह वो वक्त था जब दाऊद ने अपने सबसे खतरनाक मोहरे को भेजा, अबू सलेम। अबू सलेम एक ऐसा नाम जो बिना आवाज के वार करता था। न उसकी तस्वीर थी, न उसकी आवाज। वो अंधेरे में बैठा एक साया था जो तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा था। उसका एक ही मिशन था, मुंबई को झुकाना, और इस मिशन में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे न किसी से डरते थे, न झुकते थे। उन्होंने खुलेआम कहा था, अगर किसी ने मुंबई में हथियार उठाया तो उसका जवाब बंदूक से दिया जाएगा। यह बयान दाऊद के गले में अटक गया था। अबू सलेम ने समझ लिया, सिर्फ धमाके काफी नहीं, ठाकरे की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है वो साजिश जिसने मुंबई की पुलिस, जनता और सरकार सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वर्दी से गद्दारी तक, राजेश इग्वे की खतरनाक कहानी। हर इंसान के भीतर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो धीरे धीरे खुद उस इंसान को भी अनजान बना देता है। राजेश इग्वे का भी एक ऐसा ही चेहरा था। ऊपर से वर्दी, सम्मान, सेवा का जज्बा, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक भटकाव जो उसे वहां ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। राजेश का जन्म एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। पढ़ाई में अच्छा, शरीर से मजबूत और सबसे जरूरी कुछ कर दिखाने की जिद। पुलिस फोर्स में जाने का सपना लेकर उसने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की और कमांडो ट्रेनिंग में भी टॉप किया। शुरुआती पोस्टिंग में उसने खूब नाम कमाया। अपराधियों की धरपकड़ में आगे रहता था। गोली चलानी हो या किसी इलाके में छापा मारना हो, इग्वे सबसे आगे खड़ा होता था। अफसर उसे सराहते थे, साथी उस पर भरोसा करते थे। लेकिन हर मजबूत दीवार की एक कमजोर ईंट होती है और इग्वे की वो ईंट थी शराब। ड्यूटी के बाद 2 पैग उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे ये लत बन गई और फिर उसी लत के दरवाजे से उसकी जिंदगी में अपराध ने एंट्री मारी। शराब के बहाने उसके संपर्क में आए कुछ ऐसे लोग जो देखने में शरीफ थे लेकिन असल में डी कंपनी के आदमी थे। पहले उसे महंगे गिफ्ट्स मिले, फिर फ्री में शराब, फिर दोस्ती और फिर बस एक छोटा सा काम। यार तेरे लिए क्या बड़ी बात है, इस बैग को बिना पूछताछ जाने देना है, बस इस गाड़ी को चेक मत करना, अंदर अपने लोग हैं, बस फाइल में एक साइन कर दे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। राजेश ने शुरुआत में झिझक दिखाई लेकिन फिर सोचने लगा कौन देख रहा है, और वहीं से शुरू हुआ उसका दूसरा चेहरा, एक पुलिस वाला जो अब अंडरवर्ल्ड के लिए दरवाजे खोलने लगा था। धीरे धीरे वो इतना डूब गया कि खुद ही डी कंपनी के डायरेक्ट ऑर्डर लेने लगा। दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक, हर गैंग से उसका संपर्क था। वो एक दोहरा एजेंट बन गया था, बाहर से पुलिस वाला, भीतर से क्रिमिनल। और फिर एक दिन पुलिस को उसकी असलियत का शक हुआ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सांबरा ने जब पूरे डिपार्टमेंट की अंदरूनी जांच करवाई तो एक लिस्ट बनी। इस लिस्ट में 18 ऐसे पुलिस वालों के नाम थे जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। उनमें सबसे खतरनाक नाम था राजेश इग्वे। कमिश्नर ने कोई देर नहीं की, एक ही झटके में सारे गद्दारों को बाहर निकाल दिया गया। अब यह पुलिस का हिस्सा नहीं, अपराधियों की लाइन में खड़ा है। पर इस फैसले का इग्वे पर कोई असर नहीं हुआ। अब तक जो काम वो छिपकर करता था, अब वो खुलेआम डी कंपनी का आदमी बन चुका था।
अब मैं पुलिस का गुलाम नहीं, दाऊद भाई का आदमी हूं। उसका ये डायलॉग अंडरवर्ल्ड की गलियों में गूंजने लगा था और यही वो वक्त था जब अबू सलीम ने उसकी ओर देखा और कहा, यही आदमी हमारे सबसे बड़े मिशन को अंजाम देगा। बहुत बढ़िया। अब मैं बिना रुके इस पूरी कहानी के सिनेमैटिक, इमोशनल और थ्रिल से भरपूर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। सुपारी की साजिश और शहर की सांस थाम देने वाला प्लान। अबू सलीम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ठाकरे। उस आदमी को हटाना है जो उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुका है और अब उसके पास वो मोहरा था जो इस काम को अंजाम दे सकता था, राजेश इग्वे। एक हिंदू नाम, पुलिस की वर्दी का अनुभव और डी कंपनी का पक्का आदमी। इससे बेहतर कातिल नहीं हो सकता था। अब साजिश रची जाने लगी। हर स्टेप को बिना किसी गलती के प्लान किया गया। ठाकरे की सुरक्षा कैसी है, उनका डेली शेड्यूल क्या है, किस दिन वो ऑफिस में होते हैं, किस समय वहां सबसे कम सुरक्षा होती है, वो किस दरवाजे से आते हैं, किसे अपॉइंटमेंट आसानी से मिल सकता है। हर सवाल का जवाब इग्वे को याद करना था और उसने किया भी। शिवसेना भवन की निगरानी की गई, ठाकरे के गार्ड्स के मूवमेंट नोट किए गए, यहां तक कि उनके चाय नाश्ते का समय तक जान लिया गया। और फिर फाइनल प्लान बना 7 नवंबर 1995, जगह बाला साहेब ठाकरे का खुद का ऑफिस। उस दिन इग्वे को मिलना था ठाकरे से, अंदर जाना था, गन निकालनी थी और ठाकरे खत्म, मिशन पूरा। पर प्लान जितना परफेक्ट था, किस्मत उतनी ही खतरनाक। इग्वे ने अपॉइंटमेंट भी ले लिया। शिवसेना के लोकल संपर्क से एक झूठी रिक्वेस्ट डाली गई। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकरे साहब से एक अहम सामाजिक मुद्दे पर मिलना चाहता है। नाम दिया गया राकेश इनामदार। सिक्योरिटी को शक नहीं हुआ, अंदर एंट्री की इजाजत मिल गई, सब कुछ सेट था। लेकिन मुंबई पुलिस के खुफिया तंत्र को एक हल्की सी गंध आई। एक इन्फॉर्मर जो डी कंपनी के छोटे ऑपरेशन में मदद करता था, उसे भनक लगी कि साहब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ठाकरे टारगेट पर है। पहले तो अफसरों को यकीन नहीं हुआ, पर जैसे जैसे बातें सामने आती गईं और जब नाम सामने आया राजेश इग्वे, तो पूरा महकमा सन्न रह गया। जब शिकारी खुद शिकार बन गया, पुलिस कमिश्नर ने तुरंत हर यूनिट को अलर्ट किया। ठाकरे साहब की सिक्योरिटी 3 गुना कर दी गई। हर एंट्री पॉइंट पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तैनात कर दिए गए। राजेश इग्वे की तलाश शुरू हुई। एक ही मिशन था, इग्वे को ठाकरे से पहले पकड़ो। शहर के हर होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, कॉलोनी में तलाशी ली गई। कई संदिग्ध पकड़े गए, पर इग्वे का कोई नामो निशान नहीं, वो गायब था। लेकिन एक गलती हो गई। एक पुरानी आदत के चलते वो उसी पुलिस कॉलोनी में छिपा बैठा था जहां वो कभी तैनात था। उसे यकीन था कि पुलिस वहीं नहीं ढूंढेगी जहां उनका ही आदमी बैठा हो। इस बार लेकिन वो गलत था। एक पुराना साथी जिसने उसकी हरकतों पर पहले कभी शक किया था, उसने उसी एरिया में एक गुप्त सर्च टीम भेजी और वहां एक बाइक खड़ी मिली। नंबर प्लेट पर हल्का छेड़छाड़। जैसे पुलिस ने इलाके को घेरा, इग्वे को भनक लग गई। उसने खुद को तैयार किया, गन लोड की और बाहर निकलने का रास्ता देखा। पर बाहर कादिर खान खड़ा था, वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसकी गोलियों से कई गैंगस्टर झुके थे। राजेश, भागने की कोशिश मत करना, ये तेरा आखिरी मौका है। लेकिन इग्वे रुका नहीं, उसने फायरिंग शुरू की। पुलिस ने जवाब दिया। कादिर खान की गोली सीधा सीने में लगी। 1, 2, 3। राजेश वहीं ढेर हो गया। खत्म हो गया वो चेहरा जो कभी वर्दी की शान था, आज बुलेट की ताबूत बन चुका था। अगर वो दिन इतिहास बन जाता, बाला साहेब ठाकरे की जान बच गई। पर हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर इग्वे ठाकरे तक पहुंच जाता तो क्या वो कामयाब हो जाता? इतिहास का वो दिन पूरी तरह बदल सकता था। मुंबई फिर से जल सकती थी। दंगे, बम धमाके, गैंगवार, सब कुछ और भी खतरनाक रूप में लौट सकते थे। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं होता, ये एक राजनीतिक, देश भर में बवाल मच जाता। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बार कोई चूक नहीं की। अंडरवर्ल्ड को एक बार फिर यह संदेश दे दिया गया, ताकत कितनी भी हो, कानून का हाथ लंबा होता है। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट को अंदर तक हिला दिया। कई अफसरों को शक की नजरों से देखा गया। गद्दारों की तलाश और तेज हुई। और सबसे बड़ी बात, मुंबई ने जाना कि सच में दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से ज्यादा खतरनाक होता है। मुंबई के माथे से मिटता मिटता रह गया एक नाम, राजेश इग्वे का नाम अब अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज है। एक ऐसा आदमी जो पुलिस में था लेकिन बन गया कातिल। एक ऐसा इंसान जो हीरो बन सकता था लेकिन चुना विलेन का रास्ता। अगर वो चाहता तो मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन सकता था, लेकिन उसने चुना फ्री की शराब, थोड़े पैसे और झूठी ताकत। बाला साहब ठाकरे की जिंदगी एक बाल से बची थी और उसके पीछे खड़ी थी वो पुलिस जो हर दिन शक की निगाहों में जीती है, लेकिन हर मोड़ पर मुंबई की रक्षा में खड़ी होती है। इस कहानी का अंत गोली से नहीं हुआ, बल्कि एक सबक से हुआ।
कभी कभी वर्दी पहनना ही काफी नहीं होता, जमीर भी चाहिए होता है। अगर ये कहानी आपके अंदर तक उतर गई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि एक वे अगर उस दिन पहुंच जाता तो इतिहास का चेहरा बदल सकता था। मिलते हैं एक और सच्ची और सनसनीखेज कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। दोस्तों ये